हाँ, राहुल पाटिल जी। किरण सर गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था। अगर कोई भी कुंडली में जैसे हाँ। जो ग्रह जाता है किसी भी भाव में, हम्म। तो उसको अपन उसके परिणाम को कैसे देखेंगे? देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा, कोई भी ग्रह जिस भी भाव में जाएगा वहां पर एक राशि भी होगी। राशि के पास कर्मा की रिकॉर्डिंग है, हमारे पास्ट लाइफ कर्मास की रिकॉर्डिंग राशि में छिपी हुई है। राशि अट्रैक्ट करती है प्लेनेट को एक प्रकार से। मैं ये समझाने के लिए समझ रहा हूं, ऐसा होता कुछ नहीं है। मैं हाइपोथेटिकली समझा रहा हूं आपको। यानी कि ग्रह जिस राशि में प्रवेश करता है, राशि ही ग्रह को या तो बल को कमजोर करती है या बल को ताकत देती है। पर बल कब मिलेगा? जब राशि के पास पुण्य कर्मा होगा। हाँ। यानी कि अरे वो हर सामान उठा रहे थे ना। ग्रह का पुण्य कर्मा ठीक है, तो वाली बड़ी बड़ी राशि फिक्स है। देखो। हर व्यक्ति के पुण्य कर्मा वाली राशि फिक्स है। जैसे बृहस्पति अगर कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो उच्च का कहलाएगा। ये देखने में लगता है कि साहब ये उच्च का जो ग्रह बना है, इसका मतलब कर्क राशि के पास गुरु से रिलेटेड पॉजिटिव कर्मास छुपे हुए होते हैं। गुरु से रिलेटेड पॉजिटिव कर्मास होते हैं। अब हम फलित में कैसे देखेंगे? ग्रह अपने रोल के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार और अपनी प्लेसमेंट के अनुसार रिजल्ट देता है। ग्रह का नेचर भी अपने आप में है। अब इनमें से भी सबसे पहला वो क्या करता है? मान लीजिए गुरु है, कन्या लगन है, और कन्या लगन की कुंडली में गुरु 11वें भाव में चला गया, तो उच्च के हो गए। और गुरु की ही महादशा चल गई, तो गुरु तो बड़े शुभ ग्रह हैं। तो उस हिसाब से तो अत्यंत फलप्रद होना चाहिए परिणाम। पर यहां नियम क्या है? सबसे पहले ग्रह अपने रोल के अनुसार एक्शन लेगा। आपका प्रश्न है कि ग्रह कैसे एक्शन लेगा? तो सबसे पहले जो उसका डिसाइडेड रोल है, कभी भी ग्रह उस रोल को इग्नोर नहीं करता है, ना ही उसको ओवरराइट करता। ऐसा नहीं है कि वो अपने रोल से भिन्न हो जाएगा, ऐसा वो कदापि जीवन में नहीं करेगा। फिर आता है दूसरा, प्लेसमेंट के अनुसार। ये 2 नंबर पे प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब किस भाव में बैठा है। फिर आता है, अब जिस भाव में बैठा है उसके साथ ही बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है। किसके साथ बैठा है, किसकी दृष्टि के अंदर बैठा हुआ है, वो एक अलग चीज, वो उसके अंदर टॉपिक है, समझाने के लिए बता रहा हूं। ये प्लेसमेंट के अंदर आती है। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ प्लेनेट। जब आप तीनों चीजों को जोड़ना सीख जाओगे तो उस भाव को समझना शुरू कर दोगे। अब यहां पर एक शब्द आता है कारक। कारक ग्रह का भी होता है और भाव का भी होता है। उसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि ये का भाव का कारक बोल गए कि ग्रह का कारक बोल गए, किसका बोल गए, वो हमें समझ में नहीं आता। जैसे कोई पूछे विवाह का कारक ग्रह कौन सा है, विवाह का कारक ग्रह कौन सा है, तो सब एक मुश्त होके कहेंगे जी शुक्र है। बात ठीक है, शुक्र है विवाह का कारक। पर अगर हम ये कहें कि कौन सा भाव विवाह का कारक है, तब शुक्र का नाम लेंगे क्या? अब शुक्र का तो नाम नहीं लेंगे। अब हम कहेंगे सप्तम भाव विवाह का कारक है। यानी कि भाव का कारक भी होता है और ग्रह तो अपने आप में कारक तो लिए हुए है ही। तो दोनों बातों को जो समझता है वो इनको एक माला में पिरो सकता है। जैसे
कर्क लगन की कुंडली में लगन पर शुक्र आके बैठ गए। अब हमने सभी ने पढ़ा कि लगन के शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। उसके पीछे का रीजन भी बताया लिखने वाले ने कि साहब, आदमी का फेस स्माइलिंग कर देंगे, चेहरे पर शुक्र की चमक होगी, शांत शीतल स्वभाव होगा, व्यक्ति बड़ा शौकीन आदमी होगा। शौकीन का मतलब लग्जरी को लाइक लाइक करने वाला, हाइजीन को लाइक करने वाला, साफ सफाई पसंद करने वाला, बड़ी सोच वाला। इसका ओनली मतलब ये होता है जब भी हम कहते हैं ना शौकीन, शौकीन का मतलब ये नहीं कि भाई वो जो है कुछ उल्टे सीधे के मतलब नहीं, उल्टा सीधा तो हम बाद में लगाएंगे कि वो जब मिलता है कि नहीं मिलता है। तो कर्क लगन के अंदर जब लगन में ये शुक्र आएगा, तो जो ज्योतिष का जानकार है वो कहेगा ये चीज ठीक नहीं हुई, ये शुक्र ग्रह लगन पे गलत बैठ गया, ये तो भट्टा बिठा देगा इस आदमी का। कारण क्या हुआ? कारण, रूल नंबर वन, ग्रह अपने रोल के अनुसार काम करेगा। और कर्क लगन में शुक्र का रोल है बाधक। अब बाधक कहां बैठ गया? सिर के ऊपर। तो सिर में बाधा कैसे करेगा? सिर दर्द करेगा कोई? अब बात आती है कि ग्रह अपने नेचर के अनुसार, अब शुक्र का जो नेचर है वो तो बहुत ही अच्छा नेचर है, पर वो सबसे पहले बाधा पहुंचाने का काम करेगा, बाकी काम सारे बाद में। अब सारे बाद में क्या आप कहोगे, बाधा काहे की, जब जब शुक्र है इतना अच्छा तो? बाधा ये कि वो उस व्यक्ति के मन को ज्यादा ही भोग की तरफ ललायित कर देगा। पर क्या शुक्र से भोग मिलता है? तो ये अधूरा सत्य है। शुक्र से भोग मिलता है, ये हम जल्दबाजी में कह जाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि शुक्र केवल भोग का कारक है। भोग भोगेगा कि नहीं, ये बात नहीं आई अभी। कारक है, कारक का मतलब अवेलेबिलिटी। अवेलेबल भी है कि नहीं भोग इसके जीवन में? तो जीवन में कुछ लोगों के भोग अवेलेबल होता है पर वो भोग नहीं पाते। हमारे नेताजी, प्यारे नेताजी लोग होते हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर, जो नामी गिरामी डॉक्टर होता है ना, बहुत बढ़िया जज, बहुत फेमस आदमी, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, जो लोग इनको बाहर से देख रहे हैं, कह रहे वाह क्या आलीशान कोठी है, नौकर हैं, चाकर हैं, गाड़ी है, बंगला है, नेम है, फेम है, हर चीज है इस आदमी के पास। मीन्स शुक्र अवेलेबल है। बट क्या वो इस बात की गारंटी देता है कि ये इसका भोग भी करता है कि नहीं करता है? आपने अपने घर में 10 लाख रुपए के गद्दे लगा दिए, आपने 10 लाख का सोफा सेट लगा दिया, पर भाई ये थोड़ी बात हुई है कि साहब ये इसको आप एंजॉय करोगे। आप 5 स्टार होटल से नीचे कहीं रुकते ही नहीं हो, पर क्या 5 स्टार होटल को आप एंजॉय करते हो? वहां पे जो जकूजी लगा हुआ है, उसमें नहाते हो? आपको कौन जकूजी में घुसे यार, 10 मिनट बाद तो मीटिंग है मेरी, यहाँ नहा ले तो बहुत बढ़िया है बस। और नहीं नहाया गया तो कोई बात नहीं, सेंट मार के जल्दी से नीचे जाके मिलते हैं, लॉन के अंदर कोई बंदा आया हुआ मिल रहा है। वो बेचारा 5 स्टार होटल में ढंग से नहा भी नहीं पा रहा, और नहा रहा तो 10 मिनट में उसको निकल के भागना है। वेयर इज भोग? कहाँ गया भोग? हमने सिर्फ इतना कहा है कि भोग की अवेलेबिलिटी है वहां, उसके जीवन में अवेलेबल है। बाद के रहस्यों को ज्योतिषियों ने बताना भूल गए, या पता ही नहीं। आज के टाइम में तो मैं ये कहूंगा पता नहीं। पहले तो मैं कहता था शायद भूल गए होंगे, या नहीं बताया होगा जानबूझ के, पता नहीं।
शुक्र जब तक भोग नहीं दे पाता, उसको भोग देने के लिए दो ग्रहों की जरूरत होती है, चंद्र और मंगल। ध्यान रखना, कमजोर कमजोर शुक्र भी अच्छा भोग दे सकता है, मजबूत शुक्र की भी कोई गारंटी नहीं भोग देने की। जब भी आपको लगे शुक्र शानदार बन गया, ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत चंद्र मंगल पर आ जाएं, शुक्र पर ना रुकें, क्योंकि वो निष्कर्ष पे नहीं पहुंचाएगा। वो तो इतनी बात करे कि अवेलेबिलिटी है साहब, आपकी जेब में 10,000 रुपए है, कहीं गए पिकनिक मनाने, आप कहते हैं यार एक रात तो अपन 5 स्टार होटल में गुजारेंगे, 12,000 15,000 कोई बात नहीं दे देंगे। आपकी जो वो पॉकेट है ना, वो शुक्र है, उसमें दम है, बस वो है, वो अवेलेबिलिटी करा देगी। आप एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि एंजॉय किसी चीज का गुलाम नहीं है। आप गंगा जी के किनारे बैठ के गहरी सांस लेकर के भी चिर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, और हो सके तो 5 स्टार होटल में भी मजा ना आए रात को। तो यानी मजा देने वाले फैक्टर तो दो ग्रहों के पास आ गए, वो है चंद्र और मंगल। अब आप सोचो, आप 5 स्टार होटल में हो, आपको कोई ऐसी खबर मिल जाए जिससे मूड खराब हो जाए, मन खराब हो जाए। अच्छा, कोई बीमार आदमी हो, कैंसर के पेशेंट को 5 स्टार होटल में वहां लेटा दे, बिठा दे, वहां शिफ्ट कर दे, कैंसर पेशेंट एंजॉय करेगा 5 स्टार को? करेगा? अच्छा चलो, 90 साल का बुजुर्ग आदमी, वो तो एंजॉय कर ही लेगा, वो ठीक है, बिल्कुल उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसका शुक्र अवेलेबिलिटी करा रहा है, एंजॉय की गारंटी थोड़ी दे रहा है वो। अगर आपका मन उदास है, आपके मन में हताशा है, आपके मन में निराशा है, इस संसार के सारे भोग शून्य, आपके मन में वैराग्य है, सारे भोग शून्य। अगर ऐसा ना होता तो राजा भृतही राजपाट छोड़ के जंगल में ना जाते। भगवान महावीर ने राजा बनना था, वो नगन अवस्था में चले गए। भगवान बुद्ध जो है अपना राजपाट छोड़ के चले गए। कितनी कहानियां हैं हिंदुस्तान में जो बता रही हैं भोग की क्या वैल्यू। भोग की अवेलेबिलिटी इनके पास, सबके पास है। पर चंद्र यानी मन, मन नहीं है भोगने के लिए। वो नहीं चाहता, मन नहीं चाहता भोगने के लिए, नहीं चाहता तो काय को मिलेगा। मंगल, ताकत भी तो चाहिए। 5 स्टार होटल में गए, वहां पे ड्राई फ्रूट्स रख दिए चारों तरफ, खाओ मस्त। आप किसी गरीब आदमी को ले जाके ड्राई फ्रूट्स रख के देखिए, फिर वो बताता है कैसे खाता है वो। हाँ, भरोसा नहीं, पाव भर भी खा जाए तो। और जो 5 स्टार में रहने वाले लोग हैं, वो बेचारे 2 दाने उठाएंगे डरते हुए, कोलेस्ट्रॉल कितना है, कैलोरी कितना है, फलाना कितना है, ये भोग हो रहा है। उसको बेचारे को हलवा दे दो, गुलाब जामुन दे दो, जो देना दे दो, वो खा लेगा। बाकी को देके देखो, नो नो नो, नो शुगर, नो शुगर प्लीज, बॉडी खराब हो जाएगी, है सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। भोग कहाँ है? यानी अब हमने बियॉन्ड द प्लेनेट बात को समझना है। अभी तक भाव समझा, भावेश समझा, कारक को समझा, पर कारक भी अकेला रिजल्ट, अकेला प्लेनेट रिजल्ट्स नहीं देगा, वो भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इस मामले में लाल किताब बड़ा ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है लाल किताब में, कि भाई कोई ग्रह इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर रहा है। ये सिर्फ बेसिक ज्योतिष के विद्यार्थियों को सिखाने के लिए है मात्र, कि शुक्र भोग है, वो भोग के चक्कर में बेचारे पड़े रहते हैं।
आपने शुक्र को देखा, यार इसके जीवन में तो बहुत महिलाएं होंगी। अरे कैसे होंगी भाई, चंद्र मंगल तो देख लो, वो देखा नहीं। वो बंदा सामने कह रहा है यार कोई लेना देना ही नहीं है मेरा तो। इधर एक शादी नहीं चल के दे रही, तुम उल्टी बात कर रहे हो। तुम कह रहे हो महिलाएं होंगी, इधर एक महिला, उसने जीना दूभर कर रखा है, उसके जीवन में बेचारे में भोग नहीं है। आप कह रहे हो शुक्र तो अच्छा बैठा हुआ है, शुक्र तो लगन में बैठा हुआ है, शुक्र तो केंद्र में बैठा हुआ है, अरे शुक्र तो चौथे भाव में भी बैठा हुआ है, शुक्र तो लाभ भाव में भी बैठा हुआ है। क्योंकि हम चूक गए, हमने लास्ट की बात को नहीं समझा। बस ऐसे ही ग्रह, यही टीचर सिखाता है जो किताबों में पुस्तकों में नहीं है, जो अनुभव के साथ आता है या गुरु के साथ, गुरु के द्वारा दिया जाता है। तीसरा कोई मार्ग ही नहीं है, तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। तो ऐसे फलित किया जाता है, फलित करने के ये तरीके हैं, और कोई दूसरा नहीं। ठीक है। हाँ, CS राजू जी। धन्यवाद गुरु जी। ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। प्रणाम। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਫੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਜਾਂ ਕਈ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਲਟੀਪਲ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? दोनों के पीछे रीजन बताता हूं। पहला प्रश्न, मल्टीपल अफेयर या मल्टीपल मैरिजेस। मल्टीपल मैरिजेस का मतलब पहली शादियां नहीं चली। भैया दो कारण बड़े मजबूत होते हैं। पहला, विवाह की समझ ना होना, और दूसरा बेड लक होना। तीसरा कोई फैक्टर नहीं होता, तीसरा कोई फैक्टर नहीं होता। या तो व्यक्ति का बेड लक है, या ਹਾਂਜੀ। व्यक्ति को विवाह की समझ नहीं है, तो ही उसको ऐसा जीवन में भोगना पड़ रहा है। पर उसके जीवन से आपको नहीं पता चलेगा, आपको उसके लिए उसके DNA के लेवल पे जाना पड़ेगा, आपको उनके पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा। आपको पेरेंट्स के मामले में कुछ ना दिखाई दे तो दादा दादी के पास जाना पड़ेगा, और पता करो ऐसा कोई बंदा उनके खानदान में नहीं था क्या, जिसके मन में बड़े ख्याल आते थे कि मल्टीपल मैरिज तो होनी चाहिए, या मल्टीपल अफेयर्स होने चाहिए। पहली बीवी क्यों चली गई? क्या मारता पीटता था, एब्यूसिव था, ड्रग्स एडिक्ट था, या इम्पोर्टेंट था? इम्पोर्टेंट था तो वो सेकंड मैरिज नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है तो वो नहीं जाएगा सेकंड मैरिज की तरफ। पहली मैरिज चलो करवा दी घर वालों ने जोर जबरदस्ती से, पर वो सेकंड में नहीं जाता, तो केस ही अलग हो गया। यानी कि वो व्यक्ति विवाह जैसी संस्था को समझ ही नहीं पा रहा है, या उसके प्लेनेट ऐसे गंदे बैठे हुए हैं जो उसके विवाह को चलने नहीं दे रहे। और जब भी विवाह को ना चलने देने वाले प्लेनेट बैठे हों, तो निश्चित रूप से उनका संबंध दो भाव के साथ होता है, पहले भाव के साथ और पांचवें भाव के साथ। पहला और पांचवा भाव ऐसे भाव हैं, ये दो भाव अगर बिगड़ जाएं तो व्यक्ति विवाह जैसी संस्था को समझ ही नहीं पाता है। उसके जीवन में एक विवाह भी लिखा हो तो दूसरा अफेयर करके बैठ जाएगा, क्योंकि उसे उसकी उपयोगिता का मालूम ही नहीं है। पंचम भाव नशा है। पंचम भाव जिसे आप प्रेम कहते हो ना, अगर ये गड़बड़ा जाए तो नशा आपका गलत दिशा का है। नशा कोई खराब चीज नहीं, पर वो अच्छी चीज का होना चाहिए। नशा, खराब चीज का नशा पकड़ लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कल ही मेरे पास एक केस आया है।
उस केस में मल्टी अफेयर्स। तीसरी शादी की बात चल रही है, महिला की कुंडली थी इसलिए नाम नहीं लूंगा। मल्टीपल अफेयर्स। मैंने कहा तो मल्टीपल अफेयर कुंडली है, कहते हैं हाँ जी, तीसरा मामला चल रहा है, वो भी खराब हो रहा है। अब शादी करने का मन नहीं है। मैंने कहा बिना शादी रह ही नहीं सकते। तुरंत हाँ हिला दी, कहते हाँ ये बात भी ठीक है। ये मतलब क्या है? या तो डीएनए के जाके पता करो, और डीएनए पता करना है तो कुंडली के D12 चार्ट में चले जाओ। क्योंकि कौन कहेगा मेरे बाप में गड़बड़ थी, मेरे दादा में गड़बड़ थी, मेरी दादी में गड़बड़ थी, मेरी माँ में गड़बड़ थी? कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। और हमने भी क्यों पूछनी है? हमने भी नहीं पूछनी। हमें बस पता है कि रीजन है, माँ बाप में रीजन है। जभी तो कहते क्रियमान कर्मों पर बड़ा ध्यान दो। आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो, और आपको लग रहा है आपके बच्चों को नहीं पता है, क्योंकि बच्चे तो दूर रहते हैं, बच्चे तो हॉस्टल में हैं, बच्चे तो बोर्डिंग स्कूल में हैं। अरे उनको समझने की, देखने की जरूरत नहीं है। वो आपका ही डीएनए है, वो आपका एडवांस वर्जन है। आप 2 कदम, वो 4 कदम। तुम एक अफेयर करोगे, वो 4 करके बैठेंगे। तुमने पता नहीं चलने दिया, वो भी नहीं पता चलने देंगे। है तो आप ही का डीएनए ना। इसीलिए अगर कोई चाहता है कि मेरे बच्चों की मैरिज खराब ना हो, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपने करेक्टर पे लग जाओ, जुट जाओ, अपने करेक्टर में जो जो कमियां हैं वो उसी पे सुधारने में लग जाओ। मैक्सिमम लोग कहते हैं बच्चे मानते नहीं, बच्चे पाठ पूजा नहीं करते। वो भी अपने माँ बाप की नहीं मानते थे जो ये कहते हैं। वो भी पाठ पूजा नहीं करते थे। अब बुढ़ापे में अकल आ रही है, जब कोई ना दायां दिख रहा है ना बायां दिख रहा है, अब कह रहे हैं जी ये तो मानने की बातें हैं। अब कह रहे हैं, भरी जवानी में उन्होंने भी नहीं मानी, ना माँ बाप की मानी, ना पाठ पूजा की मानी, ना भगवान को माना, किसी को नहीं माना। बच्चे भी डुप्लीकेट कॉपी ही, जेरॉक्स कॉपी निकलेंगे ही निकलेंगे। ये समझ लो बात को। तो शादियां टूटने के पीछे हमारे पूर्वज बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। हम कभी उनको पितृदोष का नाम दे देते हैं। पितृदोष का मतलब क्या हुआ? कहते हैं ना पितृदोष है, मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है, पितृदोष आ गया। पितृदोष अब ये थोड़ी कहेंगे तुम्हारे बुजुर्गों ने ये कांड कर दिया। पितृदोष एक छिपाव का शब्द है। पितृ के साथ जब दोष लग गया, यानी कि पितृ पक्ष, यानी कि पिता के पक्ष, पेरेंटल लीनिएज के अंदर प्रॉब्लम है, वो पितृपक्ष, वो पितृदोष हो गया। दोष शब्द है ना, योग थोड़ी है। पितृयोग थोड़ी है, पितृदोष है। यानी कि आपकी पीढ़ी में दोष है। अब ये दोष हमें कौन सा लगेगा? कई बार लोग कहते हैं जी भाई के तो नहीं है, ताऊ के तो नहीं है, मेरे ही क्यों जिम्मे पड़ गया? कौन सा दोष है? जो आपके पूर्वजों ने जिस तरह का पाप कर्म किया होगा, उस तरह का दोष ही लगेगा। अगर आपके पूर्वज मानसिक रूप से परेशान रहते थे, सारा जीवन उन्होंने मानसिक परेशानियों में बिताया है, बच्चों में समस्या आने वाली है। वो डिप्रेशन के पेशेंट बनेंगे ही बनेंगे। अगर वो जोर जोर के चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, तो आपके पूर्वज भी ऐसे ही करते थे। कोई ना कोई एक ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। पेरेंटल साइड में नहीं दिखे तो मैटरनल साइड पे देख लेना। मामा, नाना, नानी, कोई ना कोई मिलेगा। जो आपके गुण हैं वो दोनों पार्टियों से आई हुई है। शादी टूटने के पीछे इसका भी बहुत बड़ा रीजन होता है, और हम सप्तम भाव पे जुटे रहते हैं। सप्तम भाव तो केवल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें 7 शर्तें हैं। सप्तम भाव में कौन सी शर्त टूटेगी, सिर्फ ये देखना है।
हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में कौन सी शर्त ब्रेक करेगा, कौन ब्रेक करेगा, ये लिखा है बस उसमें। तो कुछ लोग तो साथ की साथ शर्तें ब्रेक हो जाने पे भी शादी में चलते रहते हैं। कुछ लोग एक शर्त ब्रेक हो जाने पर भी शादी को तोड़ देते हैं। ये जो तोड़ने की जो बात है, ये पूर्वजों से आई। या तो उनकी माँ में ऐसा गुण होगा जो बार बार कहेगी देख लो तलाक दे दूंगी, बकवास करी तो ये तो मैं ही हूं जो तुम्हारे यहाँ पड़ी हूँ, बस मजबूरी में जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। या हम जब कहते हैं ना जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ, अगर आपकी बेटी होगी तो वो 2 कदम एडवांस है, ये हमेशा ध्यान रखो। आजकल कहते हैं ना कि देखो साहब लड़कियों में धैर्य नहीं बचा, भाई वो आया कहाँ से है? हम एजुकेशन को दोष दे देते हैं। ऐसा क्या हो गया, या लड़कों में सहनशीलता नहीं बची, ईगो प्रॉब्लम बढ़ गया, पैसे से प्यार कर रही है, बहुत ज्यादा पैकेज के ऊपर शादियां हो रही हैं। ये शर्तें जो चल रही हैं, ये शर्तों का जो दौर चल रहा है, मेरे भाई तुम्हारे माँ बाप की शादियां शर्तों पर ही हुई थी। तुम्हारे माँ बाप की शादियां भी हिसाब किताब देख करके ही हुई थी। बस वही चीज एडवांस वर्जन के रूप में ये जनरेशन कर रही है काम। तो राजू साहब ऐसा है, इसके पीछे 2 ही रीजन है, या तो हमारे पूर्वज या हमारा बेड लक तोड़ने के पीछे। क्योंकि जिसके पूर्वजों में टेंडेंसी है इस तरह की, वो तोड़ देंगे। जिनके खानदान में परंपरा है निभाने की, कि भगवान राम जैसी प्रतिज्ञा है, कुछ भी हो जाए, एक पत्नी व्रतधारी, रावण ले जाएगा तो लंका का नाश कर देंगे। अपनी पत्नी, अपने घर की स्त्री का सम्मान सर्वोपरि। तो भाई उनके तलाक नहीं हुआ करते, उनके सप्तम भाव में कोई बैठा रहो, ये भी ध्यान रखना। इसलिए बड़ा कंफ्यूजन है ज्योतिष में कि अजी हमारे पड़ोसी के तो साथ में सप्तम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, अब तक शादी चल रही है, 45 साल हो गए जी, कुछ नहीं बिगड़ा जी, दोनों ठीक ठाक मस्त काम कर रहा है। कोई ना विधवा योग, ना कोई सधवा योग, ना कुछ भी योग नहीं है। और इधर तो जी एक भी ग्रह नहीं बैठा, सिर्फ एक छोटी सी दृष्टि आई जी और तलाक ले लिया जी। सप्तम भाव में जब रीजन नहीं समझ में आए तो डिविजनल चार्ट्स में जाना पड़ेगा, उन डिविजनल चार्ट्स की गहराई में जाना पड़ेगा, तो समझ में आएगा रूट कोज क्या है। फिर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर बात समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। बैड लक क्या है? बैड लक ये कि तुम कैसे फैमिली में आ गए, यही बैड लक है, और कोई बैड लक नहीं। कोई पूछे जी कोई ग्रह का कॉम्बिनेशन बताओ जिससे बैड लक आता हो, ऐसा कोई प्लेनेट नहीं है जो बैड लक लेके आता है। सारे प्लेनेट हमारे परम मित्र हैं, बस ईमानदार मित्र है, हमारी गलती को सहन नहीं करते, मुंह की मुंह पे बोल देते हैं कि बेटा तूने गड़बड़ की है, हमें दिखा देते हैं पिक्चर वो कि बेटा तू गड़बड़ करके आया है इसलिए तेरे को ये भुगतना पड़ेगा। है वो हमारे मित्र, वो हमारे शत्रु नहीं है प्लेनेट। तो बैड लक कुछ भी नहीं, बैड लक तो बस यही है कि आप कहाँ पैदा हो गए, कहाँ से कहाँ आ गए। और वो कहाँ से कहाँ कौन डिसाइड करेगा? आपके अपने कर्म, और कोई डिसाइड नहीं करेगा। यू आर द बेस्ट एनिमी ऑफ योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर सेल्फ। इसीलिए क्रियमान कर्म बहुत जरूरी है। लाल किताब क्रियमान कर्म पे बड़ा ध्यान देने को कहती है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। लोगों ने समझ लिया चमत्कारी किताब हो गई। अरे ये तो देखो वो कितनी चीजों के लिए मना कर रही है। बोले ना ये तो सब काम करेंगे जी हम, उपाय बता दो, चमत्कारिक उपाय कर लो, चमत्कारिक उपाय, चमत्कार घट जाए तो बता देना हमें भी।
भाई हर पैथी की अपनी एक स्ट्रेटजी है, अपने अपने कुछ नियम है, कायदे कानून है, आप उनको मत मानो। अब मुझे जुकाम लग रहा है, अगर मैं बर्फ का ठंडा पानी पीऊंगा तो जुकाम बढ़ेगा। अब मैं चाहे एलोपैथी ले लूं, चाहे होम्योपैथी ले लूं, चाहे आयुर्वेद ले लूं, कुछ भी ले लूं, एलोपैथी थोड़ी देर के लिए मुझे क्लास लेने की इजाजत दे देगी, 1 डेढ़ घंटे असर दिखा देगी, बाद में क्या कर लेगी? वो ठीक थोड़ी कर रही है। ठीक तो यही करेगी कि बेटर है मैं गर्म पानी पीऊं, ध्यान रखूं ठंड का। तो ऐसे ही भैया तुम अपने कर्मों पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरे प्रश्न पे उत्तर पे आता हूं। आपने कहा शादी में विघ्न पड़ जाता है, शादी हो रही है, इवेंट्स घट रहा है, हाँ जी। और पता चला जी दादी जी पहुंच गई अपने स्टेशन के ऊपर सही, दादाजी पहुंच गए, अड़ोसी में गड़बड़ हो गई, पड़ोसी में गड़बड़ हो गई, फूफा जी नाराज हो गए, उनकी तो खैर चलती नहीं कोई खास, फिर भी मूड तो खराब कर ही देंगे। जीजा जी नाराज हो जाए तो मूड अच्छा खासा नाराज हो जाता है। अच्छा, बैंड बाजे वाले के साथ झगड़ा हो गया, मार पिटाइयां हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, द्वंद हो गए, किसी ने कंप्लेंट कर दी जी डीजे जोर के बज रहा है, किसी ने कंप्लेंट कर दी जी लड़की वाले जो है, लड़की वालों ने जोश में आके गुस्से में आकर के कह दिया कि साहब ये दहेज मांग रहे हैं, सारा थाने को पुलिस वालों ने बुला लिया, सारी बारात जो है थाने में जमा है, जमानतें करवाने वाले नहीं मिल रहे, और डील चल रही है आपस में। ये अनवांटेड इवेंट्स कहलाते हैं मैरिज के अंदर, ये अनवांटेड इवेंट्स। अब आप शादी में बरसात को भी ले सकते हो, हाँ जी। तूफान को भी ले सकते हो, है ना, कुछ भी कह सकते हो। हाँ जी। हाँ जी। बाजे वाले ही आने से मना करके झगड़ा हो गया है, या बस हाँ। नहीं चल स्टार्ट हो रही है, गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही, कुछ भी इवेंट, एनीथिंग। और एक हाँ। इवेंट्स तो मेरे सामने बड़ा मजेदार हुआ। एक शख्स है हमारे ब्राह्मणों में, उसने कहा, बुजुर्ग है, उन्होंने कहा, पुरानी जमाने की बात है, अब छोटे छोटे थे, लड़के वालों से कहा कि मेरे यहाँ पे तुम, मेरी पोती पोती की शादी थी उसकी, मतलब बेटे की लड़की की, शराब पी के नहीं आओगे। लड़के वालों ने मान ली बात कि साहब हमारे यहाँ कोई शराब नहीं पीता। ब्राह्मणों में होता है ना, कौन कितना बड़ा ब्राह्मण, वो आपस में होता है उनका कंपटीशन, बेमतलब का, कौन कितने बड़े वाला। बोले तुम कैसे उपवास करते हो? बोला साहब हम एक समय भोजन करते हैं। बोला साहब हम तो करते ही नहीं। तो तीसरा कहेगा हम तो छूते नहीं। चौथा कहेगा मैं तो सिर्फ पानी पीता हूँ। पांचवा कहेगा मैं तो पानी भी नहीं पीता। तो यहाँ कंपटीशन इस लेवल का होता है कि कौन कितना बड़ा ब्राह्मण। तो उन्होंने भी जो जो उसमें कह दिया जी पीते तो हमारे कोई नहीं है। सारी बारात ऐसी आएगी गजब की। आ गई बारात, अब बाराती कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने अपने ठर्रे खोल लिए। अब कमाल की बात तो ये, किसी ने बुजुर्ग आदमी को कह दिया, बोला साहब तुम्हारे बाराती तो दारू पी रहे। मंगल प्रधान व्यक्ति था कोई, और होगा मंगल बद। गुस्सा आ गया बेचारे को, उसने आओ देखा ना दाओ, उन्होंने कहा भाई मैं खुद रेड मारूंगा। उन्होंने रेड मारी, उसने देखा भाई बोतलें पाई गई, पक्का मुआयना किया, मामला ठीक निकला, रेड सही सक्सेसफुल निकली। अब वो करे तो करे क्या करे, उन्हें दो चार सुनाई। अब उसको लगा सुनाने से भी क्या होगा, जी कहाँ भरता था, पास में ही थाना था बस। बुजुर्ग आदमी चल दिए अपना डंडा ठा करके थाने के अंदर, और सचमुच रिपोर्ट करा दी कि मेरे उत्पात मचा रखा है मेरे बारातियों ने दारू पी पी करके। पुलिस आई, बारातियों ने सोचा बुजुर्ग आदमी बोल के निकल लिया, कोई बात नहीं, उसने दो बात बोलनी थी बोल गया, अब क्या होना जाना, फिर पी लो। पी रहे थे, पुलिस आई, पुलिस ने देखा मौकाए वारदात बिल्कुल सारे चीजें सही दुरुस्त पाई गई हैं। उन्होंने कहा चलो थाने, कमाई का बहुत बढ़िया मामला है तो वो भी कहाँ छोड़ने वाले थे। वो सारे धंधे शहर के छोड़ करके बढ़िया सही टू द पॉइंट, क्योंकि जिनकी इज्जत खराब होगी वो अपने आप पैसे देंगे। बिठा लिया सबको एक एक को पकड़ के, अफरा तफरी मच गई। बारात कहाँ गई? बोला बारात तो थाने में बैठी है। अब लड़के वालों में बहुत सारे कह की शादी तोड़ो, ये तो बड़ी भयंकर बेइज्जती है, ऐसी बेइज्जती कोई करता है क्या? अब हो गई सो हो गई। एंड लास्ट में शादी भी हुई, लड़की वालों ने पैसे दे के छुड़वाया भी,
उनको बाइज्जत बरी भी करवाया। पर इस बीच में जो समय था शादी का वो निकल गया। फिर भी शादी हुई। पर इस बात में जो स्ट्रेस और डिप्रेशन, और जो लड़की वालों के भी घर में हंगामा हो गया, उस बुजुर्ग आदमी के सारे लिपट गए कि तुमने क्या करा ये तो सोच लेते कि पोती तो तेरी ही थी। पर वो भी हरियाणवी ताऊ। तो हमारे यहाँ ब्राह्मण भी जो है ना, कोई कम नहीं होते। मतलब ऐसा मत समझो कि वो त्रिपुंडधारी अपने बसम रमा के चुपचाप शांत अवस्था में बैठे हैं। हरियाणा का आदमी फिर हरियाणा का ही है वो, या फिर वो पंडित ही है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो लगा दिया जोश में, तो बड़ा पूरे शहर में किस्सा बन गया। खैर, ये इवेंट राजू हो जाते जब शनि ग्रह की दृष्टि हो। सप्तम भाव को शनि ग्रह किसी भी दृष्टि से देख ले, या शनि ग्रह गोचर करता हुआ भी सप्तम भाव को देख ले, दोनों ही टाइम में। या तो बाय बर्थ चार्ट में शनि की दृष्टि आ जाए, या गोचर के समय शनि की दृष्टि आ जाए, तो अनवांटेड इवेंट्स हो जाते हैं। और वो दृष्टि कौन से वाली है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। हाँ, ठीक है। वो उस पर डिपेंड करेगा। तीसरी दृष्टि कुछ ज्यादा ही भयंकर हो जाती है। तो दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। ठीक है। ऐसे में अगर ऐसा किसी के आ रहा हो तो शनिदेव भगवान को मनाओ हाथ जोड़ करके, तो उनके फिर रेमेडी करो। विवाह से ठीक। पहले ऐसा करना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई अनवांटेड इवेंट्स होता है। और फिर उसका एंटीडोट जो है, सिर्फ जुपिटर के अलावा कुछ नहीं होता। अगर बृहस्पति का प्रभाव उस विवाह पर बहुत ही अच्छा है तो बचाव हो जाएगा, नहीं तो ये घटना घटती है। ठीक। चलो आगे लेते हैं, किसको पकड़े। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, अभिलाषा जी। नमस्ते सर। सर मेरा नमस्कार। क्वेश्चन ये था कि अ, अगर किसी के फैक्ट्री में रेगुलर लॉसेस हो रहा है तो इसके लिए हम 12th हाउस देखेंगे, 7 देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली बहुत क्लैरिटी से समझ में नहीं आ रहा था कि फैक्ट्री है तो 7th ही और 12th को कैसे कनेक्ट करेंगे सर। 12वां भाव को किस तरह के लॉस का आप मानते हैं, पहले ये बताओ। तो 12वां भाव एक्सपेंसेस का है, इन्वेस्टमेंट्स का है, लॉसेस का है, डिपेंड करेगा कि वहां प्लैनेट्स। वो शरीर का 12वां है। अच्छा। ओ। लगन यानी शरीर, हम्म। वो शरीर का 12वां है। हम्म। वो पैसे का 12वां है क्या? सर मानते तो हैं एक्सपेंसेस का उसको। 80% मिथ्स नहीं। ज्योतिष में बहुत ज्यादा होते हैं। आप खुद देखो, लगन को बारे में क्या कहा गया है, शरीर कहा गया है या धन कहा गया है उसे? तो शरीर कहा गया फिजिकल। और उसका 12वां, ये तो उसका नियम लॉस। मानते हो ना कि जो भी ग्रह उसका भाव 12वां तो पहले हो वो ओ तो सर 12वां होता 9। है। 12वें का मतलब उसका लॉस। किसका लॉस? लगन का लॉस। हम्म। लगन क्या है? लगन आपकी पर्सनैलिटी है, आपका हम्म। शरीर है। हम्म। अगर आपकी पर्सनैलिटी को डेंट लग जाए, पर्सनैलिटी को डेंट कैसे लगेगा? जब आप जेल में पहुंच जाओगे। आपके शरीर को डेंट लग जाए, शरीर को डेंट कब लगेगा? जब आप अस्पताल पहुंच जाओ। एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। कुछ भी हो जाओ, वो इवेंट है। इवेंट। पहुंचा बंदा अस्पताल कब? जब शरीर में दुख होगा, कष्ट होगा, जब भी तो अस्पताल पहुंचेगा। भाई कोई पिकनिक मनाने तो अस्पताल में नहीं जाते। हमारे गुड़गांव में मेडिसिटी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, कहते हैं 5 स्टार जैसा है। मैं भी एक ही बार गया हूँ किसी को देखने के लिए, ज्यादा घर से दूर भी नहीं है। कौन पिकनिक मनाने जा रहा है भाई? दुख तकलीफ होगी तो ही तो जाएंगे। 12वां भाव आपकी पर्सनैलिटी को डेंट लग जाए, शरीर को डेंट लग जाए, बुद्धि को डेंट लग जाए। बुद्धि भी तो लगन है। यस। आप से शरीर कहीं चले जाएं, हम विदेश चले जाएं,
विदेश चले जाएं तो क्या, लगन आपकी आइडेंटिटी भी है। अब विदेश गए, वहां क्या आइडेंटिटी है आपकी, जीरो से बनानी पड़ेगी ना। अब सपोज करो मैं ही चला जाऊं अमेरिका में या इंग्लैंड में चला जाऊं, वो बेशक लाखों भारतीय, मुझे अपने आप को एस्ट्रोलॉजी में स्टेब्लिश करने के लिए वहां से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ तो इतने लोग जानकार हैं कि कई कई तो बिन बुलाए, बिना अपॉइंटमेंट लिए भी पहुंच जाते हैं, इतना प्यार है लोगों का। वहां थोड़ी ना कोई बिना उसके ही पहुंच जाएगा अपॉइंटमेंट के। इसलिए वो विदेश यात्रा है। आप खर्चा कहाँ कर रहे हो, लॉस कहाँ कर रहे हो, फैक्ट्री में। तो लगन से फैक्ट्री देखते क्या, 10th से देख 9th ऐसे भी क्यों देखेंगे। वही कह रहा हूं, प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में हमारी अप्रोच ही गलत है। हम बेसिक से ऊपर नहीं उठ पाते तो समस्याएं खड़ी हो जाती। जब बेसिक से ऊपर नहीं हटेंगे तो फिर उल्टे सीधे प्रेडिक्शन करेंगे। हमने जमीन ले ली, वो लॉस कहां हुआ। 3rd। आपने मकान ले लिया, नहीं आपने मकान ले लिया, थर्ड तो बेचना है ना जमीन का। हाँ, जमीन निकल गई आपके हाथ से, बेचना या लॉस खा गए आप। आप बताओ, जमीन को आपने गाड़ी परचेज कर ली, एक नई गाड़ी लिया है, उसकी तो आरती उतारते हो, काहे का लॉस है। पंडित जी को बुलाते हो, 1100 रुपये उसे भी देते हो, मिठाई का डिब्बा भी देते हो। भाई लॉस वाला आदमी जश्न मनाता है क्या, अस्पताल वाला आदमी जश्न मनाता है क्या, पंडित जी को बुला के आरती करवाता है। फिर तो महामृत्युंजय जब भी चल रहा होता है, कोई जश्न मनाता है, नहीं मनाता। तो आप लॉजिक पे जाओ कि लॉजिक आपका क्या कह रहा है। 12वें भाव में कौन खर्चा आ रहा है, 12वें भाव में जो वो डॉक्टर को दे आया वो खर्चा जो नहीं चाहता था, वकील साहब को दे आया, कोर्ट के अंदर पहुंच गया, वो वकील को नहीं देना चाहता था। पुलिसमैन ने मांग लिया, उसको नहीं देना चाह रहा था पर देना पड़ रहा, मजबूरी है। ये खर्चे, इन्वेस्टमेंट जो आप अपनी खुशी से कर रहे हो। आप ले आए जी एप्पल फोन 1.5 लाख का आया है, रो के किसको दिखाते हो, कोई रोता हुआ मिला है एप्पल फोन खरीदने के बाद। वो 4 बार निकाल निकाल के दिखाएगा, कवर भी नहीं लगाएगा, बार बार ऐसे ऐसे करके दिखाएगा उसको। फिर कोई कह भी दे अच्छा एप्पल है, एप्पल है, अबे टॉप मॉडल है। अब वो पूछ भी नहीं रहा, बस वो उसने कहा है एप्पल है, फिर वो पूरी कहानी समझाएगा उसे, कैसे लाया मैं, कैसे नहीं लाया, पूरी संघर्ष की गाथा बताएगा ही नहीं बताएगा। काहे का लॉस है यहाँ, काहे का खर्चा है यहाँ पे। वो तो एंजॉय कर रहा है उस चीज को, तो एंजॉय थोड़ी 12वें भाव से आएगा भाई। जो आप पर्सनल लॉस करते हो वो है 12वां। पति पत्नी के सुख बोल देते हम, सैया सुख, उस सुख में दोनों लगे, दोनों लोग अपनी बैचलर डिग्री का लॉस कर देते हैं। लड़का और लड़की जब मिलते हैं तो दोनों अपनी बैचलर डिग्री खो देते हैं। किस चीज का लॉस हुआ, वर्जिनिटी। पर्सनल लॉस था। ये भी पर्सनल लॉस है, पड़ोसियों का लॉस थोड़ी है, ये पर्सनल लॉस है। वो 12वां भाव है। लगता है मुझे 12वें भाव पे प्रवचन देना पड़ेगा तगड़े वाला, बहुत ज्यादा गड़बड़ है? फैक्ट्री देखनी है तो D10 चार्ट में जाओ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। D1 से देखना है तो गोल गोल घुमा करके समझाना पड़ेगा, लंबा समय लग जाएगा। समझे बात तो ऐसे। फिर भी हाउस कौन सा देखेंगे स्पेसिफिकली फैक्ट्री के लिए। देखो पहले तो फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करो ना, हाँ, सब थोड़े D10 कंफ्यूज। चार्ट में जाकर के आइडेंटिफाई करो, यहाँ लंबा समय फिर लग। D10 में 10th हाउस देखें। मुझे और भी प्रश्न लेने, हाँ D10 में नहीं, हाँ, 10वां तो 10वें की सक्सेस है, वो D10 की सक्सेस है कि आप जो कर्म कर रहे हो उसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो तो उस चीज का है।
आप डिविजनल चार्ट में थे? यस सर, थे ना। हाँ तो सर फिर फैक्ट्री का कभी बात नहीं हुआ, फैक्ट्री को बिजनेस की तरह ही देखे सर, सेवेंथ से ही देखे। जब बचपन में सिखाया जाता तो एन आर सिखाया जाता है। अब आम लिखना थोड़ी बताएंगे उसको, एन आर सिखा दो, सिखा दिया, अब आम तो खुद लिख लो। ठीक है आप सर। D10 के सूत्रों को जाके समझो, ठीक है सर। आपको वहां ओके। लॉस पता चल जाएगा। ठीक है सर। आप पुष्पा जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। दो एक तो नहीं, मेरा, एक बोलो, अभी टाइम हो रहा है। ठीक है जी। गुरुजी मान लीजिए मिथुन लगन की कुंडली है, तो जी वहां पे 3 नंबर आ गया, जी और सेकंड भाव हो गया, वो हो गया क्या बोलते हैं, चंद्रमा का 4 नंबर आ गया। जी। तो वहां पे शनि और मंगल बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये धन भाव तो रहेगा ही रहेगा। जी। तो यहाँ पे धन भाव देखेंगे शनि चंद्र से, या माँ को देखेंगे, 4 नंबर भी है वहां पे। माँ को देखेंगे चतुर्थ भाव से। ओके। ठीक है, कन्या राशि से देखेंगे माँ को। और चंद्रमा है माँ की कारक, यानी कि माँ का सुख, माँ से मिलने वाला प्रेम, माँ से मिलने वाला स्नेह, माँ से मिलने वाली ममता, ये चंद्रमा है। ठीक। तो यहाँ पे जिस जिस जो वहां पे नंबर लिखा है वो राशि फॉल होगी, या जो भाव है वहां पे वो राशि फॉल होगी? हम किसका वहां पे अर्थ निकालेंगे? राशि फॉल होने का मतलब चौथे भाव में जो राशि विराजमान है। चौथे भाव में जो राशि है वही होगी, हाँ, यानी कि कन्या राशि होगी। कन्या राशि है चौथे कन्या भाव में। राशि के स्वामी को देखना पड़ेगा कि बुध कहाँ बैठा है, वो माँ को रिप्रेजेंट करेगा। बुध बिल्कुल सामने ही अब बुध। कहीं बैठा रहो पुष्पा जी, वो मैं कुंडली एनालाइज नहीं करूंगा, जी है ना। हाँ, क्योंकि अभी आप शायद बेसिक सीख रहे हो मेरे हिसाब से। जी, मैं हाँ, लाल किताब ठीक है। से यहाँ पे वैदिक में हूँ, तो मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। नहीं, लाल किताब आपने हमारे यहाँ से किया है? नहीं सर। हाँ तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि लाल किताब आती है आपको। जी जी सर जी। हाँ, नहीं, फिर समझ गया मैं। धन्यवाद जी। हाँ, फिर तो नए सिरे से सीखो आप। हाँ, राज जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर मुझे ये पूछना था कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट जो होता है एंटरप्रेनर का या किसी भी इंसान का, फ्लेक्सिबल होना, वो आप कैसे प्रिसाइसली जज करते हैं लगन से, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट? दोनों एक ही चीज है, शब्द एक है, माइंड सेट। माइंड सेट का मतलब जो माइंड में बिठा लिया। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि लग्नेश कहाँ जाके पड़े। लग्नेश जिस भाव में बैठेंगे माइंड सेट वैसा बनेगा। अब ग्रोथ के हाउस में जाएंगे तो ग्रोथ का माइंड सेट बन जाएगा। गड़बड़ भाव में बैठेंगे तो गड़बड़ वाला माइंड सेट बन जाएगा। फिक्स कुछ नहीं होता। हम सभी फिक्स्ड माइंड सेट्स के साथ काम करते हैं, पर वो बात अलग है कि कोई 3 साल बाद फिक्स्ड माइंड सेट में फ्लेक्सिबल हो जाता है, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में। हर व्यक्ति के उम्र के साथ विचार बदलते हैं। जवानी में विचार कुछ और होते हैं, मेरे एज में जाके कुछ और हो जाते हैं, फिर बुढ़ापे में कुछ और ही बदल जाते हैं, है ना। मरा मरा से सोच करके अंत स्टेज में राम राम तक पहुंच ही जाते हैं लोग, है ना। उनको समझ में आ जाता है साइंस, जितनी बातें, जितनी ग्रोथ। अब एक किसी बुजुर्ग आदमी को आप समझाओ कि 1,000 करोड़ का आदमी, 2,000 करोड़ का आदमी कह रहा है यार, इधर से मेरे पास दांत नहीं है, खाऊंगा क्या, कपड़े पहन लूंगा तो दिखाऊंगा किसको, यहाँ पेट साफ हो जाए रात को वही ठीक है, बस वही मेरा लग्जरी है। अगले दिन पेट साफ हो जाए ये मेरे लिए लग्जरी है, मैं उस लग्जरी का करूंगा क्या। अब आप उसको 1,000 करोड़ का लालच दे ही नहीं सकते। उससे करवा लो काम जितना मर्जी, करके भी दे तो पैसों के लिए तो नहीं करेगा। राम जी के लिए करने को तैयार हो जाएगा। आप कहो जी राम जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे, आप बढ़िया अच्छे हो जाओगे, वो एक दिन मान जाएगा। तो फिक्स्ड माइंड सेट एक स्टेज है, एक उम्र की स्टेज है।
जो हम जिस स्टेज से हम सभी गुजरते हैं, है ना। जब तक मोबाइल नहीं आया था, जब हमारा लैंडलाइन होता था, कोई कहे भी ऐसा फोन होता है जिसमें आप फोटो भी देख सकते हो सामने रख करके, कौन मानता? कोई नहीं मानता। मुझे जब पहली बार खुद किसी ने बताया कि चाइना में एक ऐसा फोन आया है जिसमें आप टीवी की तरह आमने सामने बात कर सकते हो, मैंने कहा सूरज बेवकूफ बना रहा था। कह रहा गुरुजी मैं चाइना गया था, देख के आया हूं, लेके आऊंगा। मगर तू लेके आई हो, जब बताओ। वो जब लेके आया, अगली बार जब गया वो लेके आया, कहता गुरुजी देखो। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार साइंस कहाँ तरक्की कर गई। उससे पहले तो विश्वास नहीं किया था ना, क्योंकि माइंड फिक्स था कि फोन तो होते हैं पर लैंडलाइन होते हैं। जब मुंह देख लिया तो माइंड बदल गया। अब कहाँ फिक्स रहा। बस ऐसे ही बदलता रहता है माइंड सेट। माइंड फिक्स तो किसी का होता ही नहीं। हाँ, ग्रोथ का है कि नहीं वो एक अलग मैटर है। हाँ विजया जी। प्रणाम गुरु। प्रणाम। मैं ये बोलना चाह रही थी कि क्या शुक्र कर्क लगने के लिए हमेशा बाधक होता है? हाँ बाधक होता है। मतलब इसको हम लोग कैसे लेंगे? मतलब हर चीज में बाधक रहेंगे, या कि हम हमेशा शुक्र के प्लेसमेंट को देखेंगे कि उस चीज में वो बाधक होंगे? शुक्र की बाधा क्या है? शुक्र हमें आकर्षण की ओर धकेल देगा। अब आकर्षण तो अच्छी बात है, कोई गलत बात तो है नहीं। बस वो गलत आकर्षण की तरफ जी। ले जाएगा। बैठा बैठा आदमी को लगे कि मैं भी राजपाल यादव तो मैं भी बन सकता हूँ। जब राजपाल बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। करो ट्रेन, ट्रेन की बुकिंग बॉम्बे है, दिल्ली तो बॉम्बे पहुंच जाएगा। क्या था आकर्षण? चमक दमक का आकर्षण था कि बॉम्बे में जाएंगे स्टार बन जाएंगे, है ना। जाते ही अपने कोई महेश भट्ट मिल जाएगा रास्ते में, नहीं तो यश चोपड़ा के बच्चे भी आजकल फिल्म बना ही रहे हैं। तो कोई तो मिल ही जाएगा जो हमें हमें ही कहेगा तो अरे कहाँ थे तुम, हम तुम्हें ही तो ढूंढ रहे थे। तो बस ऐसे ख्याल ख्वाब में ले जाता है शुक्र। या उसके ख्यालों ख्वाबों में 72 हुरें आने लग जाती हैं। बस ये काम करता है शुक्र। अब सारा दिन सिर के ऊपर हूर मंडराएगी तो हो गई ना बाधा। बड़ी भारी बात है, वो सारा काम छोड़ करके वहां ही लगा रहेगा, दिमाग ही उसको घुमा देगा। तो शुक्र कभी भी एक्सीडेंट से नहीं मारता, आकर्षण से मारता है, पर गलत आकर्षण से मारता है। आकर्षण दुनिया की नायाब चीज है, प्रकृति ने हमें दिया है, बस गलत नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति अपनी पत्नी की तरफ आकर्षित है, पत्नी पति की तरफ आकर्षित है, तो ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है। यह आकर्षण बहुत अच्छा आकर्षण है। अब वही आकर्षण उसका साली के प्रति हो गया तो अब सारा गुड़ गोबर हो गया। है तो आकर्षण ही, सारा खेल बिगड़ गया। बस सही तरफ सही दिशा और विपरीत दिशा, बस इसी का अंतर है, और कोई अंतर। हाँ स्पंदन। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। हाँ सर, अभी जो आपका एक कोर्स है ना कि बेसिक एस्ट्रोलॉजी, आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन एंड एडवांस आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन, वही कोर्स मैंने लिया हुआ है और क्लास कर रहा हूँ। वहाँ पे सर बेसिक में आपने एक चीज़ पढ़ा है कि ग्रह थ्री टाइप्स के होते हैं, जैसे मार्गी, वक्री एंड स्थिर होते हैं। हम्म। तो सर मार्गी का तो आपने बताया कि जो ग्रह सही डायरेक्शन में होते हैं वो मार्गी हो गया, लेकिन जो बकरी एंड स्थिर है ना, वो तो आपने समझा है कि बकरी जो जिगजैग मौसम में होता है, जो सही दिशा में नहीं जा अरे रहा है। जिगजैग मत बोल देना भाई, सर, जिगजैग नहीं होता बकरी। हाँ मैंने तो नहीं सर बोला सही होगा, डायरेक्शन में नहीं जवाब दे जाना, दो शायद यार। ये बोल रहे थे आप। नहीं यार, जिगजैग नहीं बोला, ओके। दोबारा देखना। जी जी। तो सर ये बोल रहे थे कि आप सही डायरेक्शन में नहीं होगा। इतना बड़ा बट बेवकूफ तो मैं 20 साल पहले भी नहीं था। सर मैंने शायद वर्डिंग्स को गलत कह दी शायद। हाँ। मेरा डाउट ये है कि सर जब जब हम साइंस पढ़ते हैं ना, सभी जो है तो अपनी डायरेक्शन में ही जाते हैं जैसे जाना चाहिए।
बट इसको हम साइंस से कैसे रिलेट करें, रियलिटी से कैसे रिलेट करें? आपका प्रश्न स्टेशनरी प्लेनेट से लेकर के है या साइंस को लेकर, वो बताओ। तीनों में साइंस है। जी जी हाँ। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो बकरी आप बोल रहे हैं कि स्थिर प्लैनेट जो बोल रहे हैं, वो सर रियलिटी में कैसे होगा? कोई प्लैनेट तो स्थिर नहीं हो जा रहा होगा ना, वो तो मूव भी कर रहा होगा अपने ऑर्बिट में। जब भी आप चलते हो, जी चलते चलते आपको जब दिशा बदलनी पड़ती है, मतलब राइट होना पड़े या लेफ्ट होना पड़े, या आपको वापस पीछे आना पड़े, तो आप कुछ सेकंड के लिए रुकते हो। मान लो जी सर, आप यही आपने बताया था, पार्क हाँ में जी। पार्क में चल रहे हो, जी जी। मैं कहूं स्पंदन पीछे मुड़ो, तो आप चलते चलते ही मुड़ जाओगे क्या? नहीं या सर, थोड़ा पीछे टाइम चलना रुक के शुरू मुड़ना करो। पड़ेगा। कुछ मोमेंट के लिए ऐसे प्लेनेट भी जब अपने ऑर्बिट से बाहर जाता है या अपनी दिशा को बदल, वो जो मोमेंट होता है वो ही स्टेशनरी कहलाता है। और ये स्टेशनरी प्लेनेट बहुत खतरनाक होता है। वो ठीक है कि बड़े विरले लोगों की कुंडली में आ जाता है। अगर मान लो शनि ग्रह है, शनि स्टेशनरी हो गया उसकी कुंडली में, मतलब बंदा उसी समय पैदा हो गया जिसमें प्लेनेट स्टेशनरी हुआ, जी जी हाँ। शनि ग्रह पूरी लाइफ उसके लिए काम नहीं करेगा। समझ रहे बात को? जी। ये चीज। तो उसी हिसाब से बकरी का कैसे होगा? ओ भाई, बकरी के ऊपर मेरे बहुत वीडियो, वो देख लेना। अब लास्ट मोमेंट है बकरी पे, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के प्रवचन है, वो देखना। और एक नहीं, दसियों वीडियो मिल जाएंगे आपको, है ना। एस्ट्रो पाठशाला में जाओ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे, और उसमें बकरी प्लैनेट्स की खोज करो। कम से कम मोर देन 10 वीडियोस आपको मिल जाएंगे बकरी प्लैनेट्स। ओके। जी। हाँ, राठी जी, चारू राठी जी, हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। सर मुझे एक बात पूछनी थी सर। सर एक क्लास में आपने एक बात बताई थी कि तुला लग्न के लिए जो गुरु है वो थर्ड हाउस का लॉर्ड होता है और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होता है, और वो फंक्शनल मेलेफिक हो जाता है। जी, सर अगर ये सर अगर यही लॉर्ड नवमांश में नवमांश कुंडली में यही यही गुरु अगर अपना बल ले लेता है, स्ट्रांग हो जाता है, और नवमांश का लॉर्ड बन के ही वो अगर सेवेंथ हाउस के लॉर्ड को और सेवेंथ हाउस को देख ले नवमांश में, तो हम इसे कैसे समझेंगे गुरुजी? बड़े प्यार से समझेंगे। अपन ने काय को गुस्सा करना है? अच्छा। देखो, वो D1 का मेलेफिक प्लेनेट था, हाँ जी सर। फंक्शनल मेलेफिक। अगर वो नवमांश में बल ले लेता है, तो हमने इतना ही समझना है कि वो तीसरे भाव का बल बढ़ गया और छठे भाव का बल बढ़े। अब आपको अच्छा लगता है कि छठे भाव का बल बढ़ जाए तो ये अच्छा है, और आपको बुरा लगा कि छठे भाव का बल बढ़ गया तो ये बुरा है। बस बात इतनी सी है। तो क्या ये शादी की परिस्थितियों में परेशानी करेगा? शादी में क्या ये, क्योंकि ये डिपेंड्स नवमा। ऑन कि सप्तम भाव का बल कैसा है। अच्छा हाँ। ठीक। सप्तम का बल अगर गुरु से ज्यादा है तो हम्म। कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा, और हम्म। कम है तो पैदा कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। बंदा बार बार कहेगा कहाँ गलती से फंस गया। हम्म। ठीक है गुरु फलाने जी। गुरुजी मिले थे, कह रहे थे मत करो शादी, मान जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, हाँ जी। बहुत ठीक, इजी है। प्रणाम। हाँ, सुनीता वर्मा जी, सर प्रणाम। प्रणाम। सर आपकी क्लासेस में हमेशा ही आनंद आता है और बहुत आता है। तो बहुत ही मजा आता है सर। सर मेरे को एक, अभी हमने एक बात करी थी कि फैक्ट्री के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए अगर हमने बात करी थी, तो क्या इसके लिए एट्थ हाउस हमारा काम करता है? क्योंकि कहीं पढ़ा था कि एट्थ हाउस में इंडस्ट्रीज होती हैं। अब पता नहीं किसने लिखा था, मैंने तो ये पढ़ा सर नहीं। बुक में ही पढ़ा है, किसने नहीं, बुक में है। हो सकता हो। अच्छा। अंधेरे में कौन सी इंडस्ट्री लगा रहे थे वो मुझे भी नहीं पता। ओके, ये तो सोचा ही नहीं सर। गॉट इट। तो अष्टम भाव अनडायरेक्शनल है, अनडायरेक्शनल। ओके। बिल्कुल डार्क है। ओके। लाल किताब ने इसे शमशान भूमि कहा। हाँ, शमशान भूमि में कोई बिजनेस शुरू किया हो
वहां पर भी बिजनेस होता है, लकड़ियों जी का जी होता जी। है, कई तरह के बिजनेस होते हैं वहां पर भी, सामग्री का भी बिजनेस होता है। अब वो उसको वो इंडस्ट्री मान रहा हो तो बात अलग है। ओके ओके अनडायरेक्शनल कोई इंडस्ट्री नहीं होती है। राइट। तो सर अनडायरेक्शनल इंडस्ट्री का के लिए पूछ मतलब लो, समझ जो लो हम बात को, इंडस्ट्रीज के लिए बात करेंगे तो सर उसको कि कैसे हम जिसमें समझेंगे? हमें ये ना पता चले कि मुझे खोज तो करनी है, पर किस दिशा की तरफ खोज करनी है उसे नहीं पता। मैं किसी को कह दूं जाओ गुरु बना लो, मेरा तो वाक्य खत्म हो गया, उसकी टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया कि रामलाल को बनाओ कि श्यामलाल को बनाओ। अब उसको खोजना है, और उसे पता नहीं है कि वो जो जिसके पास मैं जा रहा हूं वो मेरा गुरु बनेगा भी कि नहीं बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो सर अष्टम आपकी बात भाव है, बिल्कुल दिमाग में बैठ गई। वो मतलब अष्टम है। सबसे पहला वाक्य ही सेटल हो गया कि अंधेरे में कोई कैसे काम कर सकता है। नहीं, इंडस्ट्री अष्टम में कर क्या रही है? हाँ सर, ये आज ही सोचने का मौका मिलेगा सर, ये कि अष्टम की इंडस्ट्री कैसे हो सकती है। ये या, प्रश्न आज ही आया है। हमारी क्लास में मेंटोस खाने की जरूरत नहीं है कि दिमाग की बत्ती जला दे, हम ही अकेले बहुत सर है। जल गई जल गई। इंडस्ट्री के लिए फिर सर कोई, अगर हम किसी को कहते हैं कि आप, क्योंकि होता है ऐसे सवाल कि इंडस्ट्री के लिए हो जाए, इंडस्ट्री करनी है या दूसरी फैक्ट्री लगानी है, तो सर फिर से 10th हाउस तो सर उसका स्टेटस बता रहा है पहली हमको। बात तो अगर दूसरी फैक्ट्री लगानी है तो काहे को 10th में घुसना है? आप ये कह रहे हो एक आदमी एक फैक्ट्री ऑलरेडी चला रहा है, अनुभवी है, वो जी उस काम का एक्सपर्ट है। जी। आप तो ये देखो दूसरी लगा रही है, दशा ठीक है कि नहीं, बस काहे को ओके दसम में और पंचम में और अष्टम में घुसना है? ओके 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 कॉमन ओके। सेंस की बात है ये। सर बत्ती ऐसे ही जलेगी अब हमारी कॉमन सेंस वाली। नहीं नहीं, आपके सर आंसर से मैं बिल्कुल एग्री हो गई कि हाँ 8th हाउस तो फिर हमारा हिडन हाउस हो गया, तो हिडन हाउस में तो हिडन मतलब अनएथिकल जॉब्स हो गए ना, अगर वो फैक्ट्री लगेगी तो अनएथिकल जॉब्स के लिए लगेगी, अगर हम ऐसा कहें तो। नहीं, अनएथिकल तो नहीं कह सकते। जी। अनएथिकल कहना तो दूसरे उसमें चला जाएगा। हाँ सर, दूसरे उसमें ही मतलब हाँ, नहीं नहीं कहना तो नहीं चाहिए। कह सकते, है ना? जी हाँ, बात मान जाओगे तो ठीक है, नहीं भी मानोगे कौन सा मैं अपनी बात से पलटने वाला हूँ, मैं भी बात करूंगा नहीं ही। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बात मान गए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम।